हेलो स्टूडेंट्स। तो सीए फाउंडेशन में अब हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका टाइटल है इन्वेंट्रीज। बच्चों, मॉड्यूल नंबर 1 का चैप्टर नंबर 4 आपके सामने अब शुरू किया जा रहा है। इन्वेंट्रीज का ये जो टॉपिक है बच्चों, इसके अंदर हमें प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन वाइज दो अलग अलग टॉपिक समझने हैं। एक तो है इन्वेंट्री टेकिंग का टॉपिक और दूसरा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक अकॉर्डिंग टू द वेरियस मेथड्स लाइक फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज एंड द वेटेड एवरेज टेक्निक। बच्चों, वैसे अगर आप देखें तो ये जो इन्वेंट्रीज का टॉपिक है वो सीए इंटर के लेवल पे भी डिटेल में डिस्कस किया जाता है, क्योंकि सीए इंटर में हमारे सामने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा दैट इज AS2। एंड क्योंकि सीए इंटर का अकाउंट्स भी आप लोग को मैं ही पढ़ाने वाला हूं, तो हम इस टॉपिक को थ्योरी वाइज डिस्कस करेंगे सीए इंटर में। और अभी हमारे फाउंडेशन के सिलेबस में इतना थ्योरी इसमें से नहीं पूछते हैं, यहाँ पे ओनली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कवर किया जाएगा। तो बच्चों, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे दो टॉपिक समझाऊंगा, दैट इज द इन्वेंट्री टेकिंग। ये मेरा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, ऑल्दो आपके मॉड्यूल के अंदर ये आखिर में गिवन है। और सेकंड टॉपिक में आपको समझाऊंगा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीटली स्किप करने वाला हूँ। अपन यहाँ पे थ्योरी एज सच कवर नहीं करने वाले, ठीक है। एक बहुत अपन छोटा सा एक्सेप्शनली थ्योरी का पोर्शन डिस्कस करेंगे जस्ट फॉर द प्रिकॉशन पर्पस कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। बट जो इसका बहुत ही जनरल थ्योरी है वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सी इंटर पे वो डिटेल में डिस्कस होगा, राइट। तो बच्चों, आइए सबसे पहले इन्वेंट्री की बात करते हैं। इन्वेंट्री का मतलब क्या है? इन्वेंट्री को बेसिकली आप कह सकते हैं इट इज द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स or the stock of raw material or the stock of work in progress. So for example, if I have a manufacturing concern, अगर मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास में होंगे रॉ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल एक्स एंड वाई। रॉ मटेरियल एक्स एंड वाई की हेल्प से आपको बनाना है फिनिश गुड्स ए। तो रॉ मटेरियल एक्स एंड वाई हो गया, फिनिश गुड्स आपके लिए ए हो गया। और अगर काम अधूरा है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। बट इफ आई हैव अ ट्रेडिंग कंसर्न, तो उस केस में क्या होगा बच्चों? मैं फिनिश गुड्स को परचेज करूंगा और फिनिश गुड्स को सेल करूंगा। सो वेराइटी ऑफ इन्वेंट्रीज विल वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बिजनेस आई एम इनटू। अगर मैं ओनली ट्रेडिंग करता हूं, बाइंग एंड सेलिंग, तो मेरे पास जनरली फिनिश्ड गुड्स होंगे। बट अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं तो मेरे पास में रॉ मटेरियल्स भी होंगे, वर्क इन प्रोग्रेस भी होगा और फिनिश गुड्स भी होगा। तो बच्चों, जो मेरा पहला प्रैक्टिकल का टॉपिक है वो है इन्वेंट्री टेकिंग का टॉपिक या फिर स्टॉक टेकिंग का टॉपिक। आपने कॉपीज निकाले और लिखे वहां पे इन्वेंट्री टेकिंग और स्टॉक टेकिंग, ठीक है। ये मेरा पहला प्रैक्टिकल टॉपिक है, ठीक है। इन्वेंट्री टेकिंग और यू कैन से स्टॉक टेकिंग। अब इसका मतलब क्या है जरा आप समझिएगा अच्छे से। पहले आप प्रैक्टिकल इसका एप्लीकेशन समझें, उसके बाद आपको ये टॉपिक को पढ़ने में एक इंटरेस्ट जनरेट होगा कि अपन क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को। बच्चों, एक बात समझिए कि इन्वेंट्री जो है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है या नहीं, आप मुझे ये बताइए। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है बच्चों? अभी आपको यहाँ पे नोट कुछ भी नहीं करना, केवल समझना है। ओनली टॉपिक का आप नेम लिख लीजिए। मेरे पास दो पॉपुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। एक होता है इनकम स्टेटमेंट यानी कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल्सो इंक्लूड ट्रेडिंग अकाउंट। एंड दूसरा होता है बच्चों बैलेंस शीट यानी कि पोजीशन स्टेटमेंट। सो इफ आई टॉक अबाउट द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो यहाँ पे इन्वेंट्री एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। कैसे? हम सबसे पहले यहाँ पे नोट करते हैं एक ओपनिंग इन्वेंट्री, तो मैं लिख देता हूँ टू ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक। और राइट हैंड साइड पर यानी कि राइट साइड पर आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री आता है। और इन द सेम वे बच्चों, अगर अपन बैलेंस शीट की बात करते हैं तो ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री का पॉइंट है ये पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट में आया होगा, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री का पॉइंट है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट में रिकॉर्ड करा जाएगा एज अ क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आप देखिए हमारे पास में इन्वेंट्री का ना डुअल इम्पैक्ट आता है।
अगर मैं इन्वेंट्री की वैल्यू को अंडर वैल्यू कर दूंगा, समझिएगा मेरी बात, अगर मैं इस साल की इन्वेंट्री को अंडर वैल्यू करूंगा, इफ आई अंडर वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरा करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट अंडर वैल्यू हो रहेगा। समझना कैसे, आप जीपी कैसे निकालते हो? जीपी निकालने के लिए आप यहाँ पे लिखते हो सेल्स, आप सेल्स में ऐड करते हो क्लोजिंग इन्वेंट्री, और फिर आप रिड्यूस करते हो ऑल दी डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट को रिड्यूस करने के बाद जीपी का आंसर निकल कर आता है। नाउ इट इज अ कॉमन सेंस दैट लोअर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, लोअर द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ऑन द अदर हैंड, इफ आई ओवर वैल्यू द इन्वेंट्री, अगर मैं इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन कर दूंगा बच्चों, तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा होगी, तो उस वजह से ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और अगर जीपी की वैल्यू ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली एनपी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो आप समझ सकते हैं कि इन्वेंट्री का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है ऑन द इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज अ वेरी ह्यूज इंपैक्ट। इन्वेंट्री को अंडर वैल्यू करने से मेरा जीपी अंडर वैल्यू आएगा, अंडर एस्टिमेट होगा, और इन्वेंट्री को ओवर वैल्यू करने से मेरा जीपी ओवर एस्टिमेट होगा या फिर ओवर वैल्यू हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इन्वेंट्री का डिस्कशन करूं बैलेंस शीट के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा एसेट का पार्ट है। अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर वैल्यू है, तो मेरा बैलेंस शीट में जो ओवरऑल एसेट्स हैं वो भी क्या होंगे, ओवर वैल्यूड रहेंगे, यानी वैल्यू एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगी। और अगर मेरी इन्वेंट्री अंडर वैल्यूड है, तो जो मेरे बैलेंस शीट के नेट असेट्स हैं वो अंडर एस्टिमेट रहेंगे, यानी कि वैल्यू एक्सपेक्टेशन से कम रहेगी। तो इन्वेंट्री, आप देख सकते हैं बच्चों, इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट आइटम है, और इसीलिए इसका वैल्यूएशन करना जरूरी है। अब वैल्यूएशन करने से पहले आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना आपके पास में कितना इन्वेंट्री अवेलेबल है। एक बात समझो, जब तक आपको इन्वेंट्री का काउंट अवेलेबल नहीं होगा तो वैल्यूएशन कैसे करोगे? इन्वेंट्री काउंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये पता लगाना कि मेरे पास इन्वेंट्री की कितनी यूनिट्स हैं। डू आई हैव 500 यूनिट्स, और डू आई हैव 300 यूनिट्स, और डू आई हैव 10,000 यूनिट्स एट द एंड ऑफ माई ईयर, यानी एट द ईयर एंड आई शुड बी एबल टू नो कि मेरे पास कितनी इन्वेंट्री की यूनिट्स अवेलेबल हैं। और इन्वेंट्री की यूनिट्स अगर अवेलेबल हो जाएंगी तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सर्टेन प्राइस से, तो मैं क्या निकाल पाऊंगा, इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो इन्वेंट्री की यूनिट्स को एसर्टेन करना क्या कहलाता है बच्चों? इन्वेंट्री टेकिंग कहलाता है। तो वैसे आप मुझे बताइए कि अगर मेरा ईयर बिगिन हुआ 1 अप्रैल 2019, और ये मेरा ईयर एंड हो जाएगा ऑन 31 मार्च 2020, तो जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे वो इस पर्टिकुलर ईयर के लिए बनाए जाएंगे। तो जब मैं अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस निकालूंगा और वहां पे लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, जब मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक कौन सी डेट का आना चाहिए? ऑफ कोर्स 31 मार्च 2020 का आना चाहिए। इन द सेम वे, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा और बैलेंस शीट में एंटर करूंगा क्लोजिंग स्टॉक, तो वहां पर क्लोजिंग स्टॉक कौन से डेट का आना चाहिए? ऑफ कोर्स अगेन 31 मार्च 2020 का आना चाहिए। So whenever we talk about the closing stock, it has to always be on the year end, right? So if I have a particular business, let us say my business is of buying and selling stationery items. मैं only trading करता हूँ. I buy the finished goods and I sell them by adding the profit. तो मुझे अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, यानी मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास आज मेरी शॉप के अंदर कितना स्टॉक अवेलेबल है, 31 मार्च 2020 को कितना स्टॉक अवेलेबल है। अब मेरी बहुत बड़ी स्टेशनरी की शॉप है और मैं होलसेल में काम करता हूँ, यानी मैं रिटेलर्स का डील करता ही नहीं, मैं तो होलसेल के अंदर सामान बेचता हूँ। बड़े बड़े ऑफिस को बल्क में सामान जाता है मेरी स्टेशनरी की शॉप से। इतना सारा सामान मेरे पास में है कि मैं एग्जैक्टली 31 मार्च 2020 को वैल्यूएशन नहीं कर पाऊंगा। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं 31 मार्च 2020 को वैल्यूएशन कर दूं। तो अब बच्चों मेरे पास वैल्यूएशन करने के दो ऑप्शंस हैं, और आप समझना यहीं से आपका टॉपिक मेन शुरू होगा। अभी तक तो मैंने आपके सामने एक बेसिक थीम डेवलप करा कि इन्वेंट्री का रोल क्या है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका इंपैक्ट क्या होगा और बैलेंस शीट में इसका इंपैक्ट क्या होगा। ये मैंने आपकी एक थीम डेवलप करी। अब मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ से बच्चों कि जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा और मैं बनाऊंगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मुझे वहां पे इन्वेंट्री का वैल्यू स्टेट करना होगा, और वो जो इन्वेंट्री का वैल्यू आएगा वो ईयर एंड का आएगा।
अब मेरे बिजनेस के नेचर को देखते हुए, मेरे बिजनेस के स्केल ऑफ ऑपरेशंस को देखते हुए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं बिल्कुल आखिरी दिन पर सही से वैल्यूएशन कर पाऊं। बहुत सारा काम मेरे पास में होता है ईयर एंड पे, ठीक है, बहुत सारी इन्वेंट्री है, तरह तरह की इन्वेंट्री है। अगर मैं बात करूं, मेरी स्टेशनरी शॉप है एंड आई एम सेलिंग पेन्स, आई एम सेलिंग पेंसिल, आई एम सेलिंग नोटबुक्स, आई एम सेलिंग पेपर रीम्स, तो मेरे पास इतनी सारी वैरायटी होती है पेन्स की भी कि आप ये मान के चले कि मेरे पास पेन की भी 50 तरह की वैरायटी है, और इनफैक्ट एक एक ब्रांड की 5-5 वेराइटीज है। अब मुझे बताइए मैं कैसे वैल्यूएशन करूंगा, और हर पेन का बहुत सारा स्टॉक है क्योंकि होलसेल के अंदर सेल करते हैं सामान को। तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं होता एकदम ईयर एंड पर वैल्यूएशन कर पाए। ये छोटे मोटे बिजनेस के लिए पॉसिबल है, बड़े बड़े बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये छोटे मोटे बिजनेस और बड़े बड़े बिजनेस कैसे वैल्यूएशन करते हैं, मैं स्पेशली बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसी से हमारे पास ये टॉपिक निकल कर आएगा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन होंगे। तो जो लार्ज बिजनेस हाउसेज हैं, या तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं इससे कुछ दिन पहले, 31 मार्च 2020 से पहले, यानी वो अपनी इन्वेंट्री बिफोर वैल्यूएशन कर लेंगे, या फिर वो अपनी इन्वेंट्री बाद में वैल्यू करेंगे आफ्टर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको एक पहले की डेट की इन्वेंट्री अवेलेबल होगी। लेट अस से 1 वीक पहले की इन्वेंट्री गिवन है, आई एम टॉकिंग अबाउट 24 मार्च 2020, यानी 24 मार्च 2020 को लास्ट वैल्यूएशन कंडक्ट किया गया था। इस दिन को हमने इन्वेंट्री वैल्यू करी थी। आई विल ऑल्सो गिव यू अ पर्टिकुलर फिगर रिगार्डिंग इट। लेट अस से कि आपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर दिया एट ₹4 लाख, ठीक है। 31 मार्च 2020 को वैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं था। हमने सोचा कि आने वाले हफ्ते में बहुत सारा काम बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो क्यों ना उससे पहले ही अपन इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। 24 मार्च 2020 को आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करके बैठ गए, एक हफ्ता पहले करके बैठ गए वैल्यूएशन, जबकि एक्चुअल में 31 मार्च 20 को ईयर एंड होगा, और आप 24 मार्च 2020 को वैल्यूएशन करके बैठ गए 4 लाख की इन्वेंट्री का। ये मेरा फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस है जो एडवांस में चल रहा है, ठीक है ना, प्रिकॉशन लेके चल रहा है, बोले आने वाले समय में समय नहीं मिलने वाला, एक एक हफ्ता बहुत बिजी जाने वाला है, तो अपन वैल्यूएशन क्यों ना पहले से करके रख लें। बच्चों मुझे इन्होंने 24 मार्च 2020 की इन्वेंट्री टिका दी। मैं इसकी कंपनी का सीए हूं, और मुझे बोलते हैं सर आप हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का एस्टिमेट दीजिए। और मैंने बोला कि तुम लोग तो बहुत ही बेवकूफ हो कि मुझे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पोजीशन बताने के लिए और प्रॉफिट बताने के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास 31 मार्च 20 को कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है। तुमने तो मुझे इन्वेंट्री का फिगर ही गलत ला कर दिया है। तुमने मुझे फिगर ला कर दिया है 24 मार्च 20 का, और तुमने मुझे यहाँ की इन्वेंट्री बता दी 4 लाख। और अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या तुमने आने वाले 7 दिन में कोई परचेज नहीं करी क्या? बोले सर नहीं करी, हमने आने वाले 7 दिन में कुछ माल परचेज करा ही नहीं। मैंने कहा तुमने आने वाले 7 दिन में कोई सेल नहीं करी क्या? बोले सर हमने कोई सेल भी नहीं करी। मैंने कहा फिर बहुत ही अच्छी बात है, फिर तुम बहुत समझदार आदमी हो। अगर तुमने आने वाले 7 दिन के अंदर ना कोई परचेज करी, ना कोई सेल करी, ना कोई रिटर्न हुआ, तो इसका मतलब यह है कि आप बड़े समझदार निकले। आप जो 4 लाख रुपए की इन्वेंट्री कैलकुलेट करके आए हो, जो इन्वेंट्री 24 मार्च को है वही इन्वेंट्री 31 मार्च को है। बहुत ही बढ़िया बात, मैं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन निकाल कर दे सकता हूं। बट अगर इन 7 दिन के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा सामान मैंने और परचेज करा होगा, तो क्या ये इन्वेंट्री की वैल्यू 4 लाख रहेगी? नहीं, 4 लाख से इंक्रीज होगी। यानी ये 4 लाख के अंदर कुछ अमाउंट प्लस होगा अगर मैंने एक्स्ट्रा परचेजेस करी होंगी इन 7 डेज, ठीक है ना, ड्यूरिंग द 7 डेज, यानी कि फ्रॉम 24 मार्च टिल 31 मार्च अगर मैंने कुछ सामान परचेज करा होगा, तो ये इन्वेंट्री का अमाउंट इंक्रीज होगा बाय द अमाउंट ऑफ परचेजेस। अगर मैंने कुछ सेल करा होगा तो ये 4 लाख रुपए की इन्वेंट्री कम हो जाएगी सेल्स के अमाउंट से। इन द सेम वे अगर रिटर्न्स होगा परचेज का, तो ये इन्वेंट्री और कम हो जाएगी, माइनस परचेज रिटर्न यानी कि रिटर्न आउटवर्ड। और इन्वेंट्री बढ़ जाएगी अगर क्या हुआ होगा सेल रिटर्न यानी कि रिटर्न इनवर्ड्स।
आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि अगर मुझे उस दुकानदार ने ये कहा कि सर मेरे पास तो 24 मार्च 2020 का इन्वेंट्री वैल्यूएशन करा हुआ है 4 लाख रुपीस का, और आप 31 मार्च 2020 को मेरे पास में आ रहे हो ये पूछने के लिए कि सर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी प्रॉफिट की पोजीशन क्या है, और मैंने आपको ये निकालने से मना कर दिया क्योंकि आप मुझे इन्वेंट्री का फिगर गलत दे रहे हो, और आपको मैंने ये बात तो प्रूव कर ही दी कि इन्वेंट्री का किस तरह से इंपैक्ट आता है ट्रेडिंग एंड पी&एल पे और किस तरह से इंपैक्ट आता है बैलेंस शीट पे, तो मैं क्यों आपको वैल्यू निकाल कर दे दूं? मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री का करेक्ट अमाउंट अवेलेबल नहीं है। और बच्चों क्योंकि आपके पास 31 मार्च 20 का अमाउंट अवेलेबल नहीं है, आपके पास 24 मार्च 20 का अमाउंट अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम किस तरह से 24 मार्च 20 से 31 मार्च 20 के अमाउंट तक पहुंचेंगे। यही तो हमारा चैप्टर का थीम है। बात समझ में आ रही है? यानी आपके पास इन्वेंट्री का वैल्यूएशन पहले से करके दे दिया, क्योंकि आगे जाके समय ना मिलता तो आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन पहले से करके दे दिया है। अब हमें इन्वेंट्री निकालनी है एट द ईयर एंड, क्योंकि वो जो ईयर एंड का डेटा है वही तो अपन यूज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो वो कैसे निकाला जाएगा? बच्चों कॉमन सेंस लगाओ ना। 24 मार्च का इन्वेंट्री गिवन है, 24 मार्च से हमें 31 मार्च का इन्वेंट्री निकालना है, तो कैसे निकालोगे? इन 7 डेज के दौरान जो भी परचेज हुआ है उसको ऐड कर दो, जो भी सेल हुआ है उसको माइनस कर दो, और जितनी भी रिटर्न्स हुई हैं उसको एडजस्ट कर दो, तो आपके पास जो इन्वेंट्री का अमाउंट निकल कर आएगा ये सारा का सारा काम करने के बाद में उसको अपन क्या बोल देंगे? करेक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री या करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक, राइट? ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में जो फाइनली आपका स्टॉक का अमाउंट निकल कर आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक। यानी बच्चों मेरे सामने क्या कंडीशन हो सकती है कि जो मुझे यहाँ पे इन्वेंट्री गिवन होगी वो पहले की गिवन होगी और मुझे 31 मार्च 2020 यानी कि ईयर एंड की इन्वेंट्री निकालनी है, राइट? और सेकंड टाइप का व्यापारी कैसा हो सकता है? वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का व्यापारी है। वो बोलता है अरे क्या करना, इंडिया में कौन सा डेट का कुछ मतलब होता है, कहते कोई और डेट है और काम किसी और डेट पे करते हैं। ऐसा होता है ना, इंडिया के अंदर काम को टाल देते हैं। तो क्यों ना ऐसा करा जाए, 31 मार्च 2020 की इन्वेंट्री चाहिए, हमें तो पहले वैल्यूएशन नहीं करना, हम तो बाद में वैल्यूएशन करेंगे, एक हफ्ते बाद। बहुत बिजी थे, 7 अप्रैल 2020 को फ्री हो गए, उस दिन हमारी इच्छा हुई कि अब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना चाहिए, ठीक है? तो 7 अप्रैल 2020 को आपने निकाल दिया इन्वेंट्री का वैल्यू 4,60,000। आप इस दिन इन्वेंट्री की वैल्यू करने बैठे, गोडाउन में गए, गोडाउन खोला, माल गिनने लगे, माल को गिना, मल्टीप्लाई करा प्राइस से और इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल कर लाए मेरे पास में 4,60,000। और फिर से आपने मेरे सामने वही सवाल कर दिया कि नीरज सर आप हमारे बिजनेस का निकाल कर दिखाइए प्रॉफिट एंड लॉस एंड हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बताइए। अगेन मैंने आपके स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि आपने मुझे इन्वेंट्री का वैल्यू किस डेट का दिया है? 7 अप्रैल 20 का। और आप मुझसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से ईयर के लिए चाहते हो? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। तो मुझे इन्वेंट्री की वैल्यू भी किस डेट की चाहिए होगी? 31 मार्च 2020 के चाहिए होगी। अगेन मैंने उससे क्या सवाल पूछे, सुनना आप। मैंने उससे पहला सवाल ये पूछा कि क्या तुमने 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक कोई एक्स्ट्रा परचेज करी है? क्या तुमने 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक कोई एक्स्ट्रा परचेज करी है? दुकानदार बोल रहा है नहीं सर मैंने कोई एक्स्ट्रा परचेज नहीं करी है। 31 मार्च के बाद 7 अप्रैल तक मैंने कोई परचेज करी नहीं, मेरा धंधा 7 दिन के लिए बंद था। और आप परचेज छोड़ो, क्योंकि मेरा धंधा 7 दिन के लिए बंद था तो मैंने उस दौरान कोई सेल्स भी नहीं करी, ना कोई परचेज करा, ना कोई सेल करा, ना कोई सामान लौट कर आया, ना कोई सामान मैंने लौटाया। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा वाह बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा ही बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारी इन्वेंट्री 7 अप्रैल को है, तुम्हारी वही इन्वेंट्री 31 मार्च को भी रही होगी। वो बोलते हैं हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि मैंने इन 7 डेज के अंदर ना कोई परचेज करा, ना मैंने कोई सेल करा। बट सोचिए, अगर इसने इन 7 डेज के अंदर परचेज भी करा है, सेल्स भी करा है और साथ में रिटर्न्स भी हैं, परचेज भी है, सेल्स भी और रिटर्न्स भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस 4,60,000 के अमाउंट में
ऑलरेडी परचेज का अमाउंट ऐड हो चुका होगा। इस 4,60,000 के अमाउंट में ऑलरेडी परचेज का अमाउंट ऐड हो चुका होगा। बच्चों देखो यहां पे तो अमाउंट ऐड करना बाकी था, यहां पे ऑलरेडी अमाउंट ऐड हो चुका है, राइट। परचेज का अमाउंट ऑलरेडी ऐड हो चुका है, सेल्स का अमाउंट ऑलरेडी लेस हो चुका है, जो भी 7 डेज में सेल्स हुई उनका अमाउंट लेस हो चुका है, और जो भी रिटर्न्स है उनको भी अपन एड लेस कर चुके हैं। तो अब क्या करें, हमें 7 अप्रैल की इन्वेंट्री से जिसका फिगर है 4,60,000, ये फिगर इनकरेक्ट है, हमें चाहिए फिगर ऑफ 31 मार्च 2020। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 4,60,000 में से बच्चों माइनस करूंगा परचेजेस। आप बोल रहे हैं सर आपने पहले तो प्लस किया था, अरे भाई अप्लाई करो कॉमन सेंस। पिछले वाले केस के अंदर मेरे पास पहले की इन्वेंट्री अवेलेबल थी, मुझे प्रीवियस इन्वेंट्री से करंट डेट की इन्वेंट्री पे जाना था, इसलिए मैंने क्या करा था, प्लस करा था। बट यहाँ पे मेरे पास आगे की डेट की इन्वेंट्री है, आगे की डेट की इन्वेंट्री मतलब बैक डेट पर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा ना, ऐड तो कर नहीं सकता ना। तो मैंने माइनस कर दिया परचेज, मैंने प्लस कर दिया सेल्स। मैंने सेल को प्लस क्यों करा होगा बच्चों, क्योंकि जो सामान मैंने बेच दिया वो सामान मैंने माइनस कर दिया होगा, और मुझे जाना है बैक डेट पर, तो पहले से माइनस हो चुका है, तो मैं क्या करूंगा, इसको प्लस कर दूंगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया सेल रिटर्न, और मैंने प्लस कर दिया परचेज रिटर्न, राइट। बच्चों बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूएशन करते हैं इन्वेंट्री का ऑन अ स्पेसिफिक डेट, और स्पेसिफिक डेट क्या है, ईयर एंड। बट ईयर एंड की इन्वेंट्री निकालने के लिए या तो आपके पास पहले की डेट की इन्वेंट्री गिवन होगी या आगे की डेट की इन्वेंट्री गिवन होगी, और अपन मॉडिफिकेशन करके क्या करेंगे बच्चों, अपन मॉडिफिकेशन करके करेक्ट इन्वेंट्री का डेट निकालेंगे और उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा पहला प्रैक्टिकल टॉपिक है चैप्टर का, इन्वेंट्री टेकिंग और स्टॉक टेकिंग। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, आ गया। तो बच्चों मैंने इसलिए कहा था कि यहाँ पे एज सच कोई बहुत बड़ा थियोरी का रोल नहीं है, बस आपको प्रैक्टिकली क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना। जरा आप इस टॉपिक को एक बार पढ़ के देख लें। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे तो आपको मालूम है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे होता है, कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। अब इन दोनों केसेस के अंदर आपको परचेस के पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको दिक्कत आएगा सेल्स के पॉइंट के अंदर, क्योंकि जो आपको सेल्स गिवन होंगी वो गिवन होंगी प्रॉफिट जोड़ के, और आपको मालूम है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट पे होता है, कॉस्ट प्लस सेलिंग प्राइस पर नहीं होता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेलिंग प्राइस प्रॉफिट को रिमूव करना पड़ेगा और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस पर लेकर आना होगा। तो ये मेरे लिए चैलेंज रहेगा, ऑल दो अपन समझेंगे इस बात को, बट एक काम करें, पहले आप इस कंटेंट को पढ़ लें जिससे आपको ये समझ में आए कि जो मैं बातें बोल रहा था वो आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। इन्वेंट्री टेकिंग का पॉइंट है बच्चों, एक बार आप इसको रीड कर लें रफली, ये एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल को समझ लें, और उसके बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना फिर तो आपको पूरा फंडा अपने आप से क्लियर हो जाएगा। बट एक बार रफली आप समझें, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ।
ओनली रीड करना है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। अपन यहाँ पे डायरेक्ट ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। बच्चों लगा ली रीडिंग? कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? आप देखो यहाँ पे जो सेल्स को ऐड करा गया है उसके अंदर सेल्स को अपन ने कॉस्ट पे लिया है, यानी प्रॉफिट हटाकर लिया है। और ये कॉमन सेंस वाली बात है, प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा बिकॉज इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट पे होता है। और इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जो आपको इन्वेंट्री गिवन है वो आगे की गिवन है, तो आपको आगे की इन्वेंट्री से पीछे की इन्वेंट्री पर आना है। इसलिए मैंने परचेज को लेस करा और मैंने सेल्स को ऐड करा, क्योंकि जो मैंने सेल्स करा होगा वो पहले से लेस हो चुका होगा, राइट। चलिए बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 8, और उससे फिर आपको जो पूरा फंडा है वो समझ में आएगा। अ ट्रेडर prepared his accounts on 31st of March each year. Due to some unavoidable reasons, no inventory taking could be possible
टिल 15th ऑफ अप्रैल 2017। बच्चों 15th अप्रैल 17 तक वो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर ही नहीं पाया। ऑन विच डेट द टोटल ऑफ गुड्स इन इज गोडाउन केम टू ₹5 लाख। और 15th अप्रैल को उसने फाइनली वैल्यूएशन करा और आपके सामने 5 लाख की इन्वेंट्री लाकर रख दी। क्या ये इन्वेंट्री आपके लिए काम की है? नहीं बच्चों, ये इन्वेंट्री आपके लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि यहाँ पे हमें इन्वेंट्री किस डेट का गिवन है? 15th अप्रैल 2017 का इन्वेंट्री गिवन है। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। बहुत अटेंटिव होकर ये बात सुनना आप मेरी। इलस्ट्रेशन नंबर 8 बच्चों, मैं यहाँ पे आप ध्यान दें, स्पीड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ द कोर्स, आई ऑलवेज बिलीव ऑन द क्वालिटी ऑफ द कोर्स। आपको समझ में आना चाहिए। 31 मार्च कौन सा ईयर? 2017। ये मेरा डिसाइडिंग डेट है ऑफ द इन्वेंट्री। 31 March 2017 is my deciding date. But the problem is I couldn't value my inventory on this date, and finally it was valued on 15th of April 2017। 15th अप्रैल 2017 को हमने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करा और हमारे सामने बच्चों इन्वेंट्री का वैल्यू कितना निकल कर आ गया? आप ध्यान दें, इन्वेंट्री का वैल्यू आ गया 5 लाख। So where we are right now, we are at a level of ₹5 lakh inventory, but we have to reach at the level of inventory that was present on 31st of March 2017। मुझे यहाँ से यहाँ पे आना है। तो बच्चों इस बात को समझने के लिए आप देखिए, I have to travel from 15th of April to 31st of March 17। मुझे आगे की इन्वेंट्री से पीछे की इन्वेंट्री पर आना है। तो मैं केवल एक बात ये समझ लूं कि मैंने यहां से यहां जाने में क्या करा होगा। मैंने 31 मार्च 17 से 15 अप्रैल तक जाने के लिए क्या करा होगा, समझो आप। यहां पे अगर कुछ भी इन्वेंट्री गिवन होता, लेट अस से यहां पे एक्स अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री गिवन होता, तो मैंने इस एक्स अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर क्या करा होगा? इस एक्स अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री में मैंने ऐड करा होगा परचेज का अमाउंट। करा होगा ना? बिल्कुल करा होगा। कौन सी परचेज? बिटवीन 1 अप्रैल 17 टिल 15 अप्रैल 17, यहां तक कि मैंने परचेज को ऐड करा होगा। मैंने इस दौरान जो सेल्स हुई उनको माइनस करा होगा, माइनस सेल्स बिटवीन 1 अप्रैल 17 टू 15 अप्रैल 17। और जो भी इनके रिस्पेक्टिव रिटर्न्स हैं उसको मैंने उसमें से ऐड करा होगा। जैसे मैंने परचेज में से माइनस कर दिया होगा परचेज रिटर्न, ठीक है, और मैंने सेल में से माइनस करा होगा सेल रिटर्न। इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे प्लस करा होगा सेल्स रिटर्न। क्लियर? मैंने इस तरह के एडजस्टमेंट कुछ करे होंगे, राइट? बच्चों बात समझ में आ रही है? तो मेरे पास फाइनली क्या निकल कर आया होगा? इन्वेंट्री ऑफ ₹5 लाख। अब आप मुझे बताइए कि आपके पास ऑलरेडी 5 लाख का इन्वेंट्री अवेलेबल है और आपको ये एक्स अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री निकालना है जो किस दिन का है? जो है 31 मार्च 17 का। आपको ये एक्स अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है फ्रॉम द इन्वेंट्री ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख से आप पीछे की ओर जाना चाहते हैं टू द एक्स अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। ये काम कैसे किया जाएगा, जरा सोचिए। जो भी एडजस्टमेंट यहां से यहां तक हुए उन सभी एडजस्टमेंट को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। यानी इस दौरान जो भी परचेज हुआ था उसको आप माइनस कर दो, इस दौरान जो भी सेल हुआ था उसको प्लस कर दो, और जो भी रिटर्न्स थे उनको एडजस्ट कर दो, और आपके पास सिंपल सी बात है 31 मार्च का इन्वेंट्री निकल कर आ जाएगा। कोई बहुत टफ काम तो नहीं है ना। आगे की इन्वेंट्री गिवन है, आगे की इन्वेंट्री से मुझे पीछे की इन्वेंट्री पर आना है, तो इस दरमियान जितनी भी परचेज हुई थी, जितनी भी सेल हुई थी, जो भी रिटर्न हुई थी, उनको एडजस्ट कर दूंगा ना, सिंपल सी बात है। तो जो मैंने परचेज करा होगा, मैंने ऐड करा होगा, उसको लेस कर दूंगा। जो मैंने सेल करा होगा उसको माइनस करा होगा, उसको फिर से प्लस कर दूंगा, और रिटर्न्स को एडजस्ट कर दूंगा। तो क्या आंसर आएगा? इन्वेंट्री का आंसर आएगा ऑन 31 मार्च 2017। बताइए ये फंडा आपके पास में समझ में आया कि नहीं आया? ये मुझे 5 लाख की इन्वेंट्री गिवन है, ये मुझे 5 लाख की इन्वेंट्री गिवन है, और ये इन्वेंट्री मुझे निकालनी है, गिवन नहीं है, दिस इज नॉट गिवन। सो आई हैव टू फाइंड द नॉट गिवन पार्ट बाय रिवर्सिंग द एडजस्टमेंट्स।
बाय रिवर्सिंग द एडजस्टमेंट। तो अब चेक करें कैसे ये काम होगा। मैं सिंपल सा एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन का स्टेटमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया पर्टिकुलर्स और बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया रुपीस। मतलब इतना आसान सवाल होता है अगर आप लॉजिकली करें तो। रट के करने बैठेंगे ना अगर फॉर्मूला रट कर कि मैं यहाँ परचेज माइनस कर दूंगा प्लस, कुछ भी नहीं होने वाला। रटने से कुछ नहीं होता बच्चों, लॉजिक, गो बाय द लॉजिक। आई हैव द इन्वेंट्री ऑन inventory on 15th of April 2017, and at what amount the inventory is valued at rupees 5 lakh. Now I will try to reverse all the adjustments that have occurred between 1 April 17 till 15 April 17. इस दरमियान जितने भी एडजस्टमेंट हुए मैं उन सबको रिवर्स करूंगा। रिवर्स कैसे करूंगा? मैंने सेल को माइनस करा होगा तो मैं सेल को प्लस करूंगा, मैंने परचेज को प्लस करा होगा परचेज को माइनस करूंगा। तो सबसे पहले मैं परचेज को रिवर्स कर रहा हूं। परचेजेस आफ्टर 31st ऑफ मार्च 2017। बच्चों ध्यान दीजिए, अगर मैंने कोई सामान खरीदा होगा तो सामान मेरे गोडाउन में आया होगा, तो मेरे गोडाउन में सामान आया तो वो सामान ऐड हो गया ना। जो भी सामान 31 मार्च को था उसमें वो सामान ऐड हो गया जो 1 अप्रैल के बाद में आया। बट मुझे इन्वेंट्री का वैल्यू 1 अप्रैल का चाहिए था, तो मैं क्या करूं? 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक जो भी सामान आया उसको माइनस कर देता हूं। तो मैंने माइनस कर दिया परचेजेस। आई थिंक इट इज वेरी मच सिंपल। तो आप देखिए जरा मैंने इस दौरान कितना परचेज करा है, 50340 इंक्लूडिंग द कैश परचेज। बच्चों मैंने परचेज कैश में करा हो या क्रेडिट में करा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है तो परचेज ना। परचेज आप ऐसे कैश में करें या क्रेडिट में करें, आपका स्टॉक का अमाउंट इंक्रीज होगा। ये केवल बेवकूफ बनाने की बात है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है कैश परचेज, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। आपने परचेज कैश में करा हो या क्रेडिट में करा हो, अल्टीमेटली आपका स्टॉक का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर स्टॉक का लेवल x था तो x प्लस 50340 हो गया होगा, x प्लस 50340 हुआ होगा। तो मेरे पास अल्टीमेटली यहाँ पे फिगर कितना आया होगा? 5 लाख। अब मुझे 5 लाख से x पर पहुंचना है बच्चों, मुझे 5 लाख से x पर पहुंचना है। मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। ऐसे ही यहाँ पे जो सेल्स हुई हैं, सेल होने से मेरे गोडाउन से माल निकला होगा तो मैं माइनस करूंगा। ठीक है, तो अब मुझे आगे वाले फिगर से पहले वाले फिगर पर आना है, मुझे 5 लाख से एक्स पर आना है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल सी बात है, मैं सेल्स को प्लस कर दूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हो चुकी थी। ठीक है ना। अब इस दौरान जितना भी सेल्स हुआ बच्चों, मैं इसको क्या करने वाला हूँ? प्लस करने वाला हूँ, प्लस सेल्स आफ्टर व्हाट? आफ्टर 31st ऑफ मार्च 2017। मतलब प्रॉब्लम क्या है बच्चों? सेल्स होती है सेलिंग प्राइस पे, जबकि ये जो इन्वेंट्री है वो है कॉस्ट पर, ये परचेज है कॉस्ट पर, और सेल है सेलिंग प्राइस पर। मुझे सेल को भी कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे जरा अपन देखते हैं। हमने यहाँ पे सेल्स कितना कराया बच्चों? हमने सेल्स कराए 4,10,000, और यहाँ भी लिखा है इंक्लूडिंग कैश सेल। अरे क्या फर्क पड़ रहा है कैश सेल से? कोई बात नहीं, उसको लिखने दो। तो सेल्स है 4,10,000, और इस 4,10,000 में कितना प्रॉफिट अर्न करा? 20%। तो बच्चों एक बात समझो यार, ये जो 4,10,000 का अमाउंट है सेल्स का, ये प्रॉफिट को जोड़कर है ना। कितना प्रॉफिट जोड़ के? 20% का प्रॉफिट जोड़कर, और 20% का प्रॉफिट सेल्स पर है, कॉस्ट पर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और 4,10,000 आपकी सेलिंग वैल्यू है। तो आप मुझे बताइए मैं सेल्स यहाँ पे कितनी ऐड करूं? क्या मैं पूरा 4,10,000 ऐड कर दूं? नहीं, कायदा तो ये है कि मैं पूरा 4,10,000 ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि 4,10,000 में प्रॉफिट शामिल है। जब मैंने गोडाउन से सामान निकाला होगा तो मे भी ऐसा होगा कि वो सामान 4,10,000 से कम का रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, 4,10,000 का सामान मैंने बेचा है, 4,10,000 में सामान बेचा है, बट वो सामान की जो एक्चुअल वैल्यू गोडाउन में थी, क्या 4,10,000 थी? नहीं। यानी आप देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, वैल्यू कितनी है? 4,10,000 सेल्स की। वैल्यू ऑफ सेल्स इज 4,10,000। इसमें से मैं रिड्यूस कर रहा हूँ प्रॉफिट। एंड व्हाट इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। आपको ये पॉइंट समझना, 20% ऑन सेल्स का मतलब क्या है? प्रॉफिट 20% आप सेल्स पे कमा रहे हो, और सेल्स की वैल्यू है 4,10,000। तो मैं 4,10,000 का 20% प्रॉफिट कम करना चाहता हूं।
तो बच्चों 4,10,000 का 20% कितना आएगा? 82,000। जब मैं 4,10,000 में से माइनस कर दूंगा 82,000, तो मेरे पास में एक्चुअल कॉस्ट वैल्यू आ जाएगी 3,28,000। यानी कि बच्चों जो मैंने सामान बेचा है वो 3,28,000 की कॉस्ट का था, वो 3,28,000 की कॉस्ट का था, जिसको मैंने कितने में बेच दिया? 4,10 के अंदर बेच दिया। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है बच्चों, आगे देखें, एक लास्ट पॉइंट आ रहा है, सेल्स रिटर्न 10,000। अब ये जो आपको पॉइंट गिवन है सेल रिटर्न का 10,000, वो भी तो सेलिंग प्राइस पे होगा, क्योंकि जो सामान मैंने सेलिंग प्राइस पर बेचा वही सेलिंग प्राइस पर लौट कर आया। तो मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है सेल्स रिटर्न का। मुझे यहाँ पे इस अमाउंट में और एक एडजस्टमेंट करना है, वो है सेल्स रिटर्न का, यानी कि रिटर्न इनवर्ड का एडजस्टमेंट। बच्चों आप समझिए अब ये क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा। सेल रिटर्न, मैंने सामान बेचा, वो सामान मेरे पास में लौट कर आ गया, और वो सामान लौट कर आया बिटवीन 1 अप्रैल 2017 टू 15 अप्रैल 2017। वो सामान लौट कर आया, तो मेरा स्टॉक बढ़ गया होगा कि कम हो गया होगा? कॉमन सेंस वाली बात है यार, मेरा स्टॉक बढ़ गया होगा, प्लस हुआ होगा, मैंने इसको प्लस करा होगा। यानी आप समझिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मेरे पास 31 मार्च 2017 को एक्स अमाउंट ऑफ स्टॉक था। इस एक्स अमाउंट ऑफ स्टॉक के अंदर मैंने ऐड करा परचेजेस, मैंने माइनस कर दिया सेल्स, मैंने प्लस कर दिया सेल रिटर्न, तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आया होगा 5 लाख रुपीज का। अब मुझे इस 5 लाख से एक्स अमाउंट पर जाना है, तो क्योंकि मैंने सेल रिटर्न पहले से प्लस कर रखा है, तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं उसे माइनस करूंगा ना। तो मैं यहाँ पे माइनस करूंगा सेल्स रिटर्न आफ्टर 31 मार्च, सेल्स रिटर्न आफ्टर 31 मार्च 2017, मैं इसे माइनस कर दूंगा। अगेन आप देखें यहाँ पे वैल्यू ऑफ रिटर्न्स क्या है बच्चों, वैल्यू ऑफ रिटर्न्स आपको दे रखा है 10,000। मेरा ऐसा अजम्पशन है कि रिटर्न्स की वैल्यू भी सेलिंग प्राइस पर है, और मुझे इसको कॉस्ट पर निकालना है। तो अब मैंने यहां से माइनस कर दिया है प्रॉफिट, कितना? वही 20%। तो 10,000 का 20% का है प्रॉफिट, राइट? कितना हो जाएगा बच्चों? 2,000। कितना आ गया? 8,000। एक तरीका और था सॉल्व करने का, उसमें आप क्या करते, आप सेल में से रिटर्न्स को पहले से माइनस कर लेते। 4,10,000 में से 10,000 रिटर्न्स आप पहले से माइनस कर देते, और फिर आप सॉल्व करते, बात तो एक ही होती। तो क्या करना है बच्चों, 5 लाख में से मुझे माइनस करना है 50340। ध्यान दीजिए, 5 लाख में से माइनस करना है 50340, मुझे प्लस करना है 3,28,000, और मुझे माइनस करना है 8,000। तो मेरे पास इन्वेंट्री का वैल्यू आ जाएगा किस डेट का? मेरे पास इन्वेंट्री निकल कर आएगा 31 मार्च 2017 का। दैट इज रुपीज 7,69,660। अब मुझे बताओ बच्चों कि मैं आपको यहाँ पे क्या नोट्स लिखवाता। दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, मैं क्या नोट्स लिखवाऊँ इसके अंदर? इसलिए डायरेक्टली आपको मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए हैं, मैंने ज़्यादा थ्योरी पर फोकस नहीं करा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत आसान है। वर्किंग समझ में आ गई? चेक कर लीजिए, आंसर क्या आ रहा है? 769,660। हमारा भी क्या है? 769,660। कहानी खत्म। पहला सवाल आपको समझ में आ गया, इलस्ट्रेशन नंबर 8 इस चैप्टर का समझ में आया कि नहीं आया सभी बच्चों को? नोट नहीं कराओ तो देख लो, एक बार नोट कर लो। कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं।
आइए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9। Inventory taking for the year ended 31st March 16 was completed by 10th April 2016। बच्चों यहाँ पे भी वही कहानी है, आपको आगे की डेट का इन्वेंट्री गिवन है, आपको बैकवर्ड्स जाना होगा। The valuation of which showed a inventory figure of 16,75,000 at cost as on the completion date। तो क्यों ना बच्चों अपन क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हाथ हाथ सॉल्व भी करते जाएं। आपको टेक्निक तो मालूम चली गई है हमें करना क्या है। We are solving illustration number 9 of your module. Illustration number 9. ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का फिर से वही स्टेटमेंट ड्रॉ कर लिया। यहाँ लिख दिया मैंने रुपीस और यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर्स, और मेरे पास यहाँ पे इन्वेंट्री का वैल्यू गिवन है। इन्वेंट्री एज ऑन 10th of April 2016, और इस दिन को इन्वेंट्री का वैल्यू है 16,75,000। Now we have to move backwards and we have to find the inventory on the date 31st of March 2016। तो बच्चों इस दरमियान जो भी परचेज हुआ वो माइनस करना है, जो भी सेल हुआ वो प्लस करना है, and so the returns also। After the end of accounting year until the date of completion of inventory taking, sales for the next year were made for 68,750। बट यहाँ पे जो बच्चों प्रॉफिट मार्जिन है वो कॉस्ट पे गिवन है। प्रॉफिट मार्जिन इज 33.33% ऑन कॉस्ट, जबकि ये जो अमाउंट है 68,750 ये आपके लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस दौरान जो भी सेल्स हुआ मैं उसको यहाँ पे प्लस करूंगा, प्लस सेल्स। और ये सेल्स कब हुआ, आफ्टर 31 ऑफ मार्च 2016, राइट। बच्चों ऐड करने का लॉजिक क्या है, मैंने सेल्स क्यों प्लस करा होगा, जब मैंने 1 अप्रैल 16 से लेकर 10 अप्रैल 16 के बीच में सामान बेचा तो सामान कम हो गया, बट 31 मार्च को वो सामान स्टॉक में था। तो क्योंकि अभी 16,75,000 में वो पैसा पहले से कम हो चुका है, मुझे पैसे को बढ़ाना है, मुझे ऐड करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ सेल्स, वैल्यू ऑफ सेल्स कितना गिवन है देखें जरा आप, इट इज 68,750। इसमें से मुझे माइनस करना है प्रॉफिट। नाउ हाउ विल आई रिड्यूस द प्रॉफिट। बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पे जो प्रॉफिट है दैट इज ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट है आपका कॉस्ट पे। बच्चों आपको पहले से मालूम है कि जब कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट जोड़ते हैं तो हमारे पास में सेल्स वैल्यू आती है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल्स वैल्यू आएगी। अब जरा इमेजिन करिए, मेरा कॉस्ट है 100 और 100 की कॉस्ट में अगर प्रॉफिट को जोड़ूंगा तो सेल्स वैल्यू आएगा। पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज सेल्स पे गिवन था तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता अगर सेल्स का 10% का प्रॉफिट है तो मैं डायरेक्टली 68,750 का 10% निकाल लेता 6875 और काम खत्म हो जाता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट ना सेल्स प्राइस पर ही होता है। बट बहुत बार आपको प्रॉफिट कॉस्ट पे भी गिवन हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 68,750, ठीक है ना, मुझे कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, और जो मेरा प्रॉफिट है वो भी किस पे है, कॉस्ट पे है। मेरा प्रॉफिट भी किस पे है बच्चों, कॉस्ट पे है। तो आप समझ पा रहे हैं मुझे यहाँ पे क्या ढूंढना पड़ेगा, मुझे यहाँ प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा बाय एन इक्वेशन। मुझे यहाँ पे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा थ्रू सम इक्वेशन, और मैं वो कैसे निकाल सकता हूँ अभी ध्यान दीजिए। इक्वेशन वही है, कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस है 68,750 एंड यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज 33.33% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट है 33.33% ऑन कॉस्ट।
तो मैंने क्या करा बच्चों, मैंने प्रॉफिट के यहाँ पे एक स्टार मार्क कर लिया, ठीक है, थोड़ा मैंने स्पेस यहाँ पे छोड़ दिया। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? दो तरीके हैं निकालने के। सबसे पहले आसान तरीका सिखा देता हूं, और दूसरा वाला बहुत ही आसान है। ये आसान है, दूसरे वाला बहुत आसान है, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट को मैंने मान लिया सी, प्रॉफिट है 20% ऑफ सी, इज इक्वल टू सेल्स 68750, ठीक है ना। तो बच्चों इससे आप क्या निकाल सकते हैं? इससे आप वैल्यू निकाल पाएंगे सी का। कैसे निकालेंगे? सॉरी, प्रॉफिट 20% होना था, प्रॉफिट तो 33.33% था ना। चेंज करेंगे बच्चों, कुछ चेंजेस कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सी प्लस 33.33 अपॉन 100 सी इज इक्वल टू 68750। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला रिवाइज कैसे हो जाएगा? 133.33 सी अपॉन 100 इज इक्वल टू 68750। तो सी का मतलब क्या हो जाएगा? 68750 इंटू 100 अपॉन 133.33। 68750 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 133.33। तो बच्चों यहाँ पे C का वैल्यू हमारे सामने निकल कर आएगा 51564, 51564, ठीक है। क्लियर हो गया? 68750 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 133.33, ये आ गया 51564। तो प्रॉफिट का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्रॉफिट का वैल्यू हो गया 68750 माइनस 51564, यानी प्रॉफिट का वैल्यू आ जाएगा 17186। 17186, ये पहला मेथड जो कि आसान मेथड है। अब दूसरा मेथड बहुत ही आसान मेथड, वो क्या है? ध्यान दीजिए, प्रॉफिट निकालने का एक और तरीका। बच्चों मैं सिंपल से एक बात मान लेता हूं, लेट कॉस्ट बी ₹100। मैंने कॉस्ट मान लिया ₹100 क्योंकि मुझे कॉस्ट गिवन नहीं है। बेसिकली मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स का यूनिटरी मेथड अप्लाई करना चाह रहा हूँ सेकंड वाले केस के अंदर, और आपको फर्दर मैं सीए इंटर के लेवल पे ना यही वाले मेथड से पढ़ाऊंगा, और अभी भी अगर आप इस मेथड से पढ़ें तो बेस्ट है। तो मैंने कॉस्ट को मान लिया ₹100, इस कॉस्ट के अंदर मैं प्रॉफिट को जोड़ देता हूँ। प्रॉफिट कितना है बच्चों? कॉस्ट का है 33.33%, तो प्रॉफिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? ₹33.33, क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर है। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को जब जोड़ते हैं तो आता है सेल्स। तो सेल्स कितना आ जाएगा? ₹133.33। बच्चों मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो मैं कैसे निकालूंगा? बोलूंगा प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स। अभी मुझे जो प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन था बच्चों, अभी जो मेरे को प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन था वो किस पे गिवन था? कॉस्ट पे। बट मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है सेल्स पे। तो मैं कैसे निकालूंगा? ध्यान दीजिएगा, मैं सिंपल सी बात ये बोलूंगा 33.33 अपॉन 133.33, ठीक है ना, इनटू 100। इनटू 100 क्यों आया? क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है। तो 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33 इंटू 100 जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25%। अब आप मुझे बताइए ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीका कौन सा है? यही वाला तो है। तो प्रॉफिट क्या निकल कर आएगा? प्रॉफिट आ जाएगा सेल्स का 25%। पिछले क्वेश्चन की तरह अभी हो गया, जो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर 8 किया था ना, वहां प्रॉफिट सेल्स पे गिवन था, तो देखो हमने प्रॉफिट सेल्स पे निकाल लिया। ये प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स, तो 68750 का 25%। बच्चों 68750 का 25% इज ₹17187। थोड़ा सा डिफरेंस आया देखो आंसर में। 68750 का 25%
17,187, 1 रुपए का अंतर आया आंसर में, बट ऑलमोस्ट आप देखो आपका आंसर सेम निकल कर आया। ये हमारा सेकंड टेक्निक है। आप कोई सा भी टेक्निक यूज करें कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, सेकंड वाले के अंदर मैंने फॉलो करा है मैथमेटिक्स का यूनिटरी मेथड, और फर्स्ट वाले के अंदर मैंने फॉलो कर रहा है नॉर्मल इक्वेशन मेथड। बात एक ही है, कैसे भी आंसर निकालें, आंसर में ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। राइट बच्चों, यहां तक की कहानी समझ में आ गई? नोट कर लिया सबने दोनों मेथड्स? अगर प्रॉफिट कॉस्ट पे गिवन हो तो आपको प्रॉफिट हमेशा सेल्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट होता, तो मैं कॉस्ट मानता 100, प्रॉफिट हो गया ₹25, सेलिंग प्राइस हो गया 125, तो प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स कैसे आता? 25 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे निकालना पड़ता। ठीक है, तो मुझे सेकंड वाला तरीका बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत आसान है। ठीक है, और जैसा आपको मैंने बोला कि हम इंटर लेवल पे तो इसी को यूज करेंगे। 68750 minus 17187, this will give me 51,563, 51,563। ये मेरा सेल्स का वैल्यू प्लस हो गया विच हैज बीन मेड आफ्टर 31 मार्च 16, 51,563। बच्चों ये कहानी आपको समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़े। हाँ जी, आगे क्या लिखा है देखिएगा जरा। परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर included in the inventory amounted to rupees 90,000 at cost less trade discount 10%। बोलते हैं हमने इसके बाद कुछ परचेज भी करा है, हमने इसके बाद कुछ परचेज भी करा है, और वो परचेज भी यहाँ पे शामिल है। बच्चों परचेज अगर करा होगा तो 31 मार्च को जो भी सामान रहा होगा एक्स सामान, उसके अंदर परचेज का अमाउंट ऐड हुआ होगा, तो परचेज का अमाउंट ऐड होने के बाद में 16,75,000 का फिगर आया होगा। राइट आप देखो मैंने यहाँ पे इस तरह का डायग्राम नहीं बनाया, मैं आपको डायग्राम के बगैर समझा रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक एक्स अमाउंट है, उस एक्स अमाउंट के अंदर मैंने परचेज का अमाउंट ऐड करा होगा, सेल्स का अमाउंट माइनस करा होगा, तो मेरे पास में यहाँ का फिगर आया होगा 16,75,000 का। तो मुझे इस फिगर से एक्स पर जाने तो क्या करूंगा, उल्टे एडजस्टमेंट करूंगा ना, इसलिए परचेज को माइनस कर रहा हूँ और सेल को प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं परचेज को यहाँ पे करूंगा माइनस, तो माइनस परचेजेस। बच्चों मजे की बात यह है कि ये टॉपिक बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीचर के पढ़ाने में कमी हो जाती है, क्योंकि ये टॉपिक इतना टफ नहीं है कि बच्चों को समझ में ना आए। प्रॉब्लम बस यहीं पे है कि अगर आप ढंग से नहीं एक्सप्लेन करेंगे बच्चे को, तो बच्चे को दिक्कत तो आएगी आएगी। जहाँ पे रटवाते हैं अकाउंट्स को, वहीं पे दिक्कत आना शुरू होती है। बच्चों इसका कॉस्ट है 90,000, बट अगर आप देखें तो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल चुका था, तो ट्रेड डिस्काउंट को आपको पता है माइनस करना पड़ता है ना। ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल की एंट्री तो बनती नहीं है, बस एडजस्टमेंट किया जाता है। तो वैल्यू रह जाएगा 81,000। ये मैंने परचेज को कर दिया माइनस, क्योंकि ये पहले से ऐड हो चुका है 16,75,000 में। ठीक है जी, ये कहानी समझ में आ गई। फिर से आगे बढ़ते हैं। देखो, ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू द इन्वेंट्री एट मार्कअप। बच्चों मार्कअप का मतलब क्या है, आपको याद होगा हमने कंसाइनमेंट में लोडिंग का पॉइंट पढ़ा था। इस लोडिंग को अपन क्या बोलते हैं, मार्कअप। एक और नाम आ गया मार्कअप। एट मार्कअप प्राइस ऑफ 3,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। 3,000 रुपए का सेल्स रिटर्न है। बच्चों क्या करा होगा, सुनो मेरी बात। सेल रिटर्न 31 मार्च को जो सामान होगा, वो सामान हमने बेचा, सामान बेचा तो हुआ माइनस, बेचा हुआ सामान लौट कर आया तो फिर से प्लस हो चुका होगा। यानी सेल रिटर्न 16,75,000 में ऑलरेडी एडेड है, मुझे हटाना है, मुझे हटाना है। सुनो, जब सेल करेंगे सामान गायब हुआ, माइनस हुआ, जब सेल रिटर्न हुआ सामान लौट कर आया, प्लस हुआ, मुझे इसको रिमूव करना है, यहां से हटा देना है। तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा सेल रिटर्न। अब जिन बच्चों को लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा, मैं पीछे जाने के लिए, आगे से पीछे जाने के लिए माइनस कर रहा हूं सेल रिटर्न। ठीक है ना। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भाई कॉमन सेंस लगा लो यार। अगर आपने सेल्स को ऐड करा है तो रिटर्न्स क्या होगा, माइनस होगा। अगर आपने परचेज को माइनस करा है तो उसका रिटर्न्स क्या होगा, प्लस होगा। बस ये सिंपल सी बात फिर सुन लो आप। तो सेल रिटर्न आफ्टर 31 मार्च 2016,
अगेन बच्चों यहाँ पे भी वही झमेला आएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे वैल्यू देखना पड़ेगा 3000, उसमें से माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट। अब आप मुझे बताइए, क्या मुझे प्रॉफिट माइनस करने के लिए फिर से वर्किंग करने की जरूरत है? नहीं। अब मेरे पास एक शॉर्टकट में फॉर्मूला तैयार हो चुका है। मेरा प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स है, वो मैंने निकाला था यहाँ पे। एक बार निकालना काफी होता है, उसके बाद आप बार बार वही चीज यूज कर सकते हो। मेरा प्रॉफिट है सेल्स पर 25%, तो 3000 का 25%। अब सोचो कि अगर आप ये पहले वाले तरीके से करते, जो आसान तरीका है, बहुत आसान की बात नहीं कर रहा, जो आसान तरीका अगर आप उसे सॉल्व करते तो आपको फिर से इक्वेशन बनानी पड़ती, आपका टाइम एग्जाम में वेस्ट होता। आप फिर से वही काम करते, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 33.33 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स का वैल्यू। आप 3000 लिखते, फिर आप कॉस्ट निकालने बैठते। बेटर क्या है, देखो बेटर ये वाला अप्रोच है ना, डायरेक्ट वाला। तो बच्चों 3000 का 25%, 750 का प्रॉफिट माइनस हो गया, और मेरे पास में आ गया 2250 का सेल्स रिटर्न। ठीक है, आप समझ सकते हैं भाई कितना आसान है। ठीक है, डायरेक्टली हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, एंड वी गॉट अ सेल रिटर्न ऑफ 2250। इज इट क्लियर? आप देखो, अपन क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि हमने पूरा क्वेश्चन इकट्ठा पढ़ लिया। ठीक है, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट बाय पॉइंट डेवलप करवा रहा हूँ। आगे और देखें जरा। After inventory taking, it was found that there was certain very old slow moving item costing 11250, which should be taken at 5250 to ensure disposal to an interested customer. Due to heavy flood, certain goods costing 15,000 were received from the supplier beyond the delivery date of the customer. As a result, the customer refused to take delivery, and the NRV of the goods was estimated to be 12,500 on the date of 31st March. आगे बोल रहा है कि आप इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल लिए। बच्चों अब देखो क्या समझना है आपको, मेरी बात सुनना। सबसे पहले तो यहाँ पे दो दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट समझना, बड़ा अच्छा पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। बोल रहे हैं जब मैंने इन्वेंट्री वैल्यू करी, आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के बाद में हमें यह मालूम चला कि जो हमने इन्वेंट्री की वैल्यू निकाली है 16,75,000 की, उस इन्वेंट्री के अंदर एक आइटम शामिल है जिसकी कीमत कितनी है 11,250। उसकी कीमत कितनी है 11,250। बट ये बहुत ही पुराने जमाने का आइटम है। जैसा आप मान के चलिए कि आपका मारुति का कार का शोरूम है, आज के ज़माने में स्विफ्ट, डिज़ायर, ठीक है, ये गाड़ी काफ़ी अच्छी बिकती है। बट ना जाने आपके पास कोई पुरानी गाड़ी का स्टॉक पड़ा हुआ है, आते हैं ना मारुति 800, वो वाला स्टॉक पड़ा हुआ है। अब आज के ज़माने में वो गाड़ी कोई खरीदना चाहता ही नहीं है। अब तुम्हारी दुकान ने वो गाड़ी खरीदी 3 लाख रुपए के अंदर, बट आज के ज़माने में कोई उसके 1 लाख भी देने को तैयार नहीं है। बोलते थे पुरानी गाड़ी हम लेकर करेंगे क्या, ये ज़माना ही नहीं है। अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लो, आपकी मोबाइल बेचने की शॉप है, आज के ज़माने में स्मार्टफोन्स चलते हैं, ठीक है, बार फोन्स की सेल बड़ी कम होती है, लेबर क्लास भी इनफैक्ट स्मार्टफोन ले लेती है आज के ज़माने में। अब आपके पास बार फोन रखा हुआ है, बहुत सारे बार फोन्स रखे हुए हैं, ना जाने आपने उसको किसी ज़माने के अंदर 6,000 रुपए के लिए थे, अब आजकल तो 6,000 रुपए में बढ़िया से बढ़िया स्मार्टफोन आ जाता है। तो आपको मालूम है कि भाई आपको कस्टमर इसका 6,000 देने वाला है ही नहीं, 1,000 2,000 रुपए दे दे बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टॉक की वैल्यू कम करनी पड़ेगी ना, यानी हमारा स्टॉक ओवर वैल्यूड है। हमारा स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कितने अमाउंट से ओवर वैल्यूड है, 11,250 की वैल्यू है, होनी चाहिए 5,250, 6,000 का मैंने ओवर वैल्यूएशन कर रखा है अपने स्टॉक के अंदर। तो मुझे क्या करना है, रिड्यूस करनी है वैल्यू। तो वैल्यू माइनस करूंगा, तो यहाँ पे कर दूंगा माइनस, क्योंकि पहले से प्लस करा हुआ है ना, मैंने उसकी वैल्यू जोड़ रखी है 11,250, बट जोड़ना है ओनली 50,250, तो माइनस करेंगे, माइनस वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस्ड, वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस्ड ड्यू टू स्लो मूविंग आइटम, वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस ड्यू टू स्लो मूविंग आइटम। ठीक है ना, स्लो मूविंग आइटम की वजह से मुझे स्टॉक की वैल्यू कम करनी पड़ी, 11,250 माइनस 50,250, दैट इज 6,000 रुपीज का वैल्यू यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, ये तो इसका पहला पॉइंट था। और आखिरी पॉइंट क्या है जरा आप देखो,
आखिरी पॉइंट, हैवी फ्लड आने की वजह से कुछ गुड्स थे, उसका अमाउंट था 15,500, वो हमने किसी सप्लायर से रिसीव करे, बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि फ्लड्स की वजह से हम कस्टमर को डिलीवरी नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा केस मान के चलें कि आपकी मम्मी का बर्थडे आने वाला था और आपको अपनी मम्मी को कुछ गिफ्ट देना था, तो आप किसी दुकानदार के पास में गए कि देखो मेरी मदर का बर्थडे आने वाला है और मुझे 10th ऑफ सितंबर तक ये गुड्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं अपनी मदर को गिफ्ट दूंगा तो आप मुझे आइटम मंगवा कर देंगे। दुकानदार आपको ये बोल रहा है कि भाई साहब अभी तो ये आइटम हमारे स्टॉक में है नहीं, बट मैं आपको डेफिनेटली मंगवा कर दे दूंगा और मैं स्पेशली आपके लिए मंगवाऊंगा। मुझे लगा, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं भैया मंगवा लो, एडवांस चाहिए एडवांस भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मुझे ये जो गिफ्ट आइटम है मंगवा कर दे देना। दुकानदार ने कमिटमेंट कर दिया, मंगवा कर दे दूंगा। अब वो अपने लिए स्पेशली सामान मंगवा कर दे रहा है, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। यानी अब आप मेरे लिए सोचना कि मैं दुकानदार हूं, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया और वो सामान कितने का है, वो सामान है 15,500 का। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि भैया मुझे सामान पहुंचा देना, क्योंकि मेरे पास एक कस्टमर तैयार पड़ा है, वो 10 सितंबर को सामान लेने के लिए आएगा। फ्लड्स आ गए, ना वो सामान लेने आ पाया, ना सामान मेरे पास में आया। ठीक है, सामान बाद में आया। कितने अमाउंट का आया? 15,500 रुपए का सामान आया। किस दिन आया? 13 सितंबर को सामान मेरे पास में आया। मैंने उन भाई साहब को फ़ोन किया, अरे भाई साहब आए थे ना, आपकी मम्मी का बर्थडे था, आपने मुझे ऑर्डर दिया था कि आप ये गिफ्ट आइटम लेने के लिए आएंगे, वो आ चुका है, आ जाओ लेने। वो मुझे क्या बोलता है कि अरे भाई साहब बर्थडे निकल चुका, अब तो 10th को बर्थडे था, अब क्या करूंगा गिफ्ट देकर, मेरे को नहीं चाहिए, रख लो अपने पास में ही। यानी कस्टमर ने डिलीवरी देने से मना कर दिया। ये पॉइंट अब समझ में आ रहा है आपको कि हमने एज अ शॉपकीपर सामान कहीं बाहर से मंगवाया, वो सामान 15,500 रुपए का था, कस्टमर ने डिलीवरी लेने से मना कर दिया क्योंकि वो सामान आने में डिले हो गया। और अब उस सामान को अपन आगे कितने अमाउंट में बेच पाएंगे? हम उसको आगे बेच पाएंगे ओनली एट 12,500। हम उस सामान को आगे बेच पाएंगे ओनली एट 12,500। हमें और कितना लॉस हो गया? 3,000 का और लॉस हो गया, क्योंकि उस कस्टमर ने सामान लेने से मना कर दिया। तो अब हमें ये सामान किसी और को बेचना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस्ड। और यहां पे कारण क्या रहा? ड्यू टू डिले इन डिलीवरी। बच्चों डिलीवरी में डिले हो गया, सामान आने में डिले हो गया, तो जो 15,500 का सामान था, अब अगर मैं इसको मार्केट में किसी और को बेचूंगा तो मुझे केवल 12,500 मिलेंगे, मुझे 3,000 का नुकसान और हो गया। चलिए जी, बस और कोई पॉइंट है ही नहीं। इनको प्लस माइनस करके आप इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल लीजिए। किस दिन? इन्वेंट्री वैल्यू ऑन 31st ऑफ मार्च 2016 रुपीज कितना आएगा? एडलेस करके आंसर निकाल दो। 16,75,000 प्लस 51,563 माइनस 81,000 माइनस 2250 माइनस 6,000 माइनस 3,000। फाइंड आउट द आंसर। एंड आप पहले ये समझिए कि ये जो पॉइंट है वो आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये लास्ट के दोनों पॉइंट जो अपन ने माइनस करे वो समझ में आ गए। हमारे आंसर में और मॉड्यूल के आंसर में 2-3 रुपए का अंतर आएगा बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट थिंग। इन्होंने प्रॉफिट लिया है 17,190। आई डोंट नो व्हाई ऐसा प्रॉफिट लिया है, कोई बात नहीं। इन्होंने क्या करा होगा, 0.33333333 ऐसे लिया होगा लंबा। अपन ने 2 ही डेसिमल तक निकाला है, इन्होंने बहुत सारे डेसिमल तक कैलकुलेशन करी होगी, इसलिए इनका एग्जैक्टली कितना आ रहा है 17,190। हालांकि हमें इससे कोई बॉदरेशन नहीं है, कोई बात नहीं, आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे, अपना आंसर भी करेक्ट है। 2-3 रुपए का अंतर माफ होता है अपने एग्जाम्स के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो फंडा है वो सही होना चाहिए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 9 अपन ने कवर कर लिया। बच्चों आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आपको यहाँ तक का रिवीजन करके लेकर आना है स्ट्रिक्टली एकदम। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।